मुख्तार की आखिरी आवाज, बेटे को सुनाया अपना दर्द, फोन कॉल का ऑडियो, क्या कह रहा मुख्तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का मौत से पहले का ऑडियो वायरल हुआ है। उसकी अपने बेटे उमर अंसारी के साथ फोन पर हुई बातचीत वायरल हो रही है। मुख्तार अंसारी बातचीत में अपनी हालत बेहद खराब होने की बात कह रहा है। तो आज मुख्तार अंसारी पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है ऑडियो का सच। हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, शरीर में हिम्मत ही नहीं बची है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लग नहीं रहा है कि ज्यादा बच पाएंगे, मेरी रूह रह जाएगी और बॉडी तो चली जाएगी, सिर्फ एक वक्त ही नमाज पढ़ पा रहा हूँ, बहुत बेहोशी टाइप की हो जा रही है, मैंने 18 मार्च से ही रोजा नहीं रखा है। ये शब्द मुख्तार अंसारी के हैं। ऐसे मौत से पहले मुख्तार का आखिरी ऑडियो बताया जा रहा है। जेल में बंद माफिया ने अपने बेटे उमर अंसारी के साथ फोन पर हुई बातचीत पर यह सब कहा है जो अब वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो मुख्तार अंसारी की मौत से 1 या 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें मुख्तार अपनी खराब हालत के बारे में बता रहा है। उसी पर बेटा बोलता है कि आप हिम्मत बनाए रखिए पापा, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, कुछ भी करके रोज बात कर लिया करिए, रमजान का पाक महीना है, इंशाअल्लाह हम लोग जल्द ही हज करेंगे, हम जल्द ही आपके लिए खजूर और जमजम लेकर आएंगे। वहीं मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को बाराबंकी कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, इससे उसकी मौत हो सकती है। जेल में जब पिछली बार उसकी हालत बिगड़ी थी तो बांदा मेडिकल कॉलेज में मिलने उसका बेटा भी पहुंचा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उमर ने तब कहा था कि जब वो महज 2 साल का था तभी से उसके पिता जेल में हैं और वो उन्हें ठीक से देख भी नहीं सका है। इसके बाद खबर आई कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात मौत हो गई है। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे आनन फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की लेकिन बचा नहीं सके। अस्पताल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया है। माफिया मुख्तार की मौत से कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। कैसे हुई मुख्तार अंसारी की मौत, न्यायिक जांच में होगा खुलासा। बहरहाल बांदा की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मामले की न्यायिक जांच के लिए बांदा जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि जांच के लिए कोर्ट की ओर से एक न्यायिक कमेटी का गठन किया जाए। हिरासत में होने वाली किसी भी तरह की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच का प्रावधान कानून में है। पुलिस हिरासत में यदि किसी कैदी की मौत होती है तो मामले की जांच एसडीएम स्तर के अधिकारी से कराई जाती है। वहीं यदि किसी कैदी की मौत न्यायिक हिरासत में हो तो इस परिस्थिति में जांच के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं होती, बल्कि इस तरह के मामलों की जांच के लिए जिला अदालत की ओर से एक कमेटी का गठन किया जाता है। इसे न्यायिक जांच की संज्ञा दी गई है क्योंकि मुख्तार अंसारी की भी मौत जेल में हुई है और अपनी मौत के वक्त न्यायिक हिरासत में था। इसीलिए बांदा की डीएम ने सीजीएम को पत्र लिखकर न्यायिक जांच टीम गठित करने का आग्रह किया है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत कैसी हुई है, ये खुलासा न्यायिक जांच में हो सकता है। मिट्टी में मिला अतीक तो मुख्तार की हुई चर्चा। वहीं पिछले साल जब माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई तो मुख्तार अंसारी की चर्चा होने लगी, जहां उत्तर प्रदेश के बीते 1 साल में ही 2 माफिया डॉन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के आतंक का अध्याय समाप्त हो गया। इन दोनों को ही यूपी में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का अपने अपने इलाके में ऐसा दबदबा था कि बिना इनकी मर्जी के वहां कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन आज दोनों माफियाओं की चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। जहां पिछले साल अप्रैल 2023 को बाहुबली माफिया अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी, तो अब माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हालांकि दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक जमाना था जब दोनों माफिया होने के साथ साथ काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती के किस्से काफी मशहूर थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों का ही क्राइम से गहरा नाता था। दोनों के काले धंधे जरूर अलग अलग थे, लेकिन हाल के कुछ सालों में मजबूरियां उन्हें न केवल करीब लेके आई बल्कि दोनों ने मिल बांटकर काम तक करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि रेलवे में कोयले के साथ विशेष रूप से स्क्रैप की ठेकेदारी में मुख्तार ने ही अतीक अहमद को एंट्री दी थी।
इसके बाद में पूर्वांचल में मुख्तार को जमीन के कारोबार में पैर पसारने की छूट मिल गई थी। इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही था कि दोनों की फूट का लाभ कोई बाहर वाला ना उठा ले जाए। मुख्तार अंसारी मुख्य रूप से रेलवे का स्क्रैप और कोयले की ठेकेदारी का काम किया करता था। मुख्तार का काला कारोबार पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक फैला था। रेलवे के स्क्रैप और कोयले के कोई भी ठेका बिना मुख्तार अंसारी की सहमति के नहीं उठा करता था। दोनों माफियाओं ने कब मिलाया हाथ? राजू गर्ग दोनों माफियाओं के बीच की कड़ी। हालांकि साल 1995 के बाद उन्नाव के एमएलसी अजित सिंह ने इस धंधे में दखल अंदाजी की, जिसके बाद मुख्तार ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजित सिंह पर हमला करवा दिया। अजित सिंह इस हमले में तो बाल बाल बच गए, लेकिन बाद में 4 सितंबर 2004 को बर्थडे पार्टी में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अतीक अहमद मुख्य रूप से विवादित संपत्तियों की खरीदारी का काम करता था। विशेषकर पूर्वांचल में उसने अरबों रुपए की संपत्तियां खरीदी और बेची। पुलिस की माने तो अजित सिंह से मिली चुनौती के बाद कमजोर हुई साख और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दोनों माफियाओं ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। बताया जाता है कि कानपुर का माफिया सरगना राजू गर्ग की इन दोनों के बीच की अहम कड़ी था। राजू को वैसे तो मुन्ना बजरंगी गैंग का सदस्य बताया जाता है, लेकिन वो भी रेलवे में स्क्रैप और लोहे के कारोबार की ठेकेदारी करता था। कुछ समय पहले ही राजू गर्ग की स्ट्रेटजी में हुई प्लम्बर हत्याकांड में जेल भेजा गया है। फिलहाल वो जेल में है। मुख्तार से राजू की पहले से ही बनती थी। बाद में उसने अतीक अहमद के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। अतीक के लिए उसने अरबों की कीमत वाली जमीनों का सौदा करवाया। अतीक का डी कंपनी से कॉन्टैक्ट, मुख्तार ने निभाई अहम भूमिका। यही नहीं, अतीक को डी कंपनी के करीब लाने में भी मुख्तार अंसारी ने ही बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। डॉन मुख्तार अंसारी की मदद से ही अतीक अहमद का दाऊद इब्राहिम गैंग से कांटेक्ट हुआ था। इसके बाद अतीक गैंग ने डी कंपनी की मदद से पाकिस्तान से हथियार भी मंगवाए थे। माफिया मुख्तार अंसारी और प्रयागराज के नैनी में रहने वाले हिस्ट्री शीटर मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया का भी गहरा याराना था। कई बार पप्पू मुख्तार से मिलने भी गया था। अतीक का खास होने के साथ पप्पू गंजिया मुख्तार का भी बेहद करीबी था। मुख्तार के बेल पर ही पप्पू ने प्रयागराज के नैनी में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। पप्पू नैनी के गजिया मोहल्ले का रहने वाला है। उसके खिलाफ कुल 42 मामले दर्ज हैं। वो जून 2022 में नैनी थाने में दर्ज रंगदारी मांगने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। अगस्त 2023 में एसटीएफ ने उसे अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। धर दबोचा उस पर हूरपुर, कोतवाली, धुमनगंज के साथ साथ कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी से 2 महीने पहले ही उसके घर को कुर्क किया गया था, जबकि इससे पहले 2020 में गजिया स्थित उसके आलीशान फार्म हाउस को बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया गया था, गिरा दिया गया था। माफिया अतीक से मुख्तार तक, योगी राज में माफिया राज का अंत। एक समय था जब अतीक अहमद का जहां दक्षिणी यूपी के प्रयागराज और आसपास में काफी प्रभाव था, वहीं पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के इशारों पर ही काम किया जाता था। हालांकि यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद अब दोनों का ही अंत हो चुका है। यूपी में बीते कुछ सालों में योगी राज में पूर्वांचल के एक माफिया का अंत हो गया है। 2017 से अब तक का आंकड़ा देखा जाए तो लिस्ट काफी लंबी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी तो अपराध की दुनिया के बड़े नाम थे और राजनीति में आने के चलते ज्यादा चर्चित थे, लेकिन कई ऐसे गैंगस्टर को भी एनकाउंटर में मौत दी गई है जो कई जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, जिनका सफाया हो गया है और जो बचे हैं उनका धीरे धीरे सफाया हो रहा है। जहां मुख्तार से पहले बीते साल 15 अप्रैल को पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक की तो सरेआम हत्या हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था। ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सच हैं और कितने गलत, वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा। साथ ही साथ मुख्तार की मौत का मामला कब तक गर्माता है ये भी वक्त बताएगा। ये स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।